हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री ई लर्नर्स। आज हम डी ब्लॉक्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम आज? डी ब्लॉक का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कल का लेक्चर आपको बहुत ही शॉर्ट मिला था, लेकिन उसमें मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको। आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे लेक्चर्स को स्किप कर कर देख रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरे लेक्चर्स पूरे देखना। मैं सिर्फ आपसे अपना आधा घंटा ही मांग रही हूँ या 25 से 22 मिनट ही मांग रही हूँ। उतना मुझे दे देना तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे स्कोर्स कर सकते हो। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर तो आपको नीट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे लेक्चर्स आप पूरे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। ट्रस्ट ऑन मी एंड मेरे लेक्चर्स आप पूरे देख सकते हैं। एंड अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन आप ज़रूर हिट कर देना ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको ये मेरे जो कुछ भी आपको पढ़ा रही हूँ वो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी अच्छा हो सके। एंड ये जो पूरा का पूरा आपको कंटेंट दे रही हूँ वो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। आपको घर बैठ कर ही यह अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल रहा है, इसीलिए इसे अच्छी से सब्सक्राइब कर लेना। एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। ओके जी, कल क्या क्या देखा था हमने? कल मैंने बताया था कि एस डी पी एंड एफ ब्लॉक आपके प्रेजेंट्स है। एस पी डी एंड एफ आपके ब्लॉक से प्रेजेंट है। अब डी ब्लॉक हम क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक ये जो हमारा नाम है वो हमने नाम किस तरह से दिया है? हमारी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उन्होंने कहा जाता है कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में यहाँ पर सब कुछ हमने नाम में ही छिपा हुआ है। अगर इस नाम को आप पहचानना सीख जाते हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी जी। ओके, अब ये डी ब्लॉक क्या है? ये डी ब्लॉक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाता है n-1d शेल में जाता है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हो? डी ब्लॉक। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? एस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में जाता है। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है पी ब्लॉक में। एंड एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके एफ ब्लॉक में चला जाता है। ओके जी, ये हो गया। फिर कल देखा था इस डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें सारे के सारे ट्रांजिशन तो नहीं है, इसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, मैंने आपको कल एक स्टेटमेंट भी लिखवाई थी कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक बट every d block element is not a transition element. Yes, all transition element, ये बहुत ज़्यादा important sentence है। all d block elements are all transition elements all कहते वक्त सही कहा था, लिखते वक्त गड़बड़ कर दी। all transition are d block but all transition elements or all d block element are not transition। ओके जी, ये सेंटेंस मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था जी। यस, तो चलो फिर आज मैंने आपको कल कुछ टास्क दिया था। क्या टास्क था वो? जिसने कंप्लीट देखा है उसे टास्क जरूर पता होगा। मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दी थी 3D सीरीज की। किस सीरीज की? 3D सीरीज की। आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो लिख लेना। ओके, आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज हम अब कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे। अब ये ट्रेंड्स कैसे होते हैं, हम इसे किस तरह से स्टडी करते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जेड इफेक्टिव क्या है जी। उसके बाद उसके स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है,
उसके बाद एटॉमिक साइज, पीरियड में, ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना यहाँ पर चाहूंगी, क्योंकि अगर आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया तो आपको रट्टा बहुत ही कम मारना पड़ता है। आपको क्या करना होगा, रट्टा बहुत कम, अच्छा और अच्छे से आपको ये सब कुछ लर्न हो जाएगा। या अगर आपको सारी चीजें आती है तो आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे रट्टा नहीं भी मारा तो मुझे चल जाएगा, खाली 1 पेज नोट्स मैंने बना दिए तो मेरा काम हो जाएगा। आप इस तरह से 1 पेज नोट्स भी बना सकते हैं अपने अच्छे के लिए, तो आप इसे बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आप इस तरह के नोट्स बनाकर रख सकते हैं अपने पास। ओके जी, मैं भी इसी तरह के नोट्स बना कर रखती हूँ ताकि मुझे पढ़ाने में आपको इजी हो जाए। ओके, अब ये जेड इफेक्टिव क्या कहता है आपको देख लो। ये आपका पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है एंड ये कुछ इनर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर का है, क्या है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये। हम इस तरह से कह लेते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन, ओके यही एक ही शेल है, इस तरह से मान लो, या फिर और एक शेल में रेड पेन से बना देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ओके जी, चलो मैंने और एक शेल ऐड करती है, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है जी। ओके, अब ये जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपने ओर खींचने की कोशिश करता है। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाला न्यूक्लियस है। ओके, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में आपकी शेल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन भर के है, तो ये जब इसे अट्रैक्ट करेंगे तो इसे रिपेल करेगी क्या, यस। तो क्या हो रहा है हमारे पास, जब हम जेड इफेक्टिव बात कर रहे हैं, जब हम जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, लेकिन जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं शो, हमें रिपल्शन शो कर रहे हैं। ओके जी, जब ये रिपल्शन हमें शो आउट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसे अंदर की तरफ नहीं आने देगा, ये यहीं पर इसे क्या करेगा, एक तरह को उसे स्क्रीन करेगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसे अंदर नहीं आने देगा, तो इसे ये प्रिवेंट करेगा कि तुम अंदर मत आना। ओके जी, तो ये इस तरह का अट्रैक्शन तो होता रहेगा, लेकिन ये जो बीच के आपकी ये शील्ड बन रही है वो क्या है, आपकी एक दीवार की तरह काम कर रही है, आपकी एक स्क्रीन की तरह काम कर रही है। ये जो आपकी यहाँ शील्ड बन रही है, इसी शील्ड की वजह से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अंदर नहीं आ पा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं या फिर शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन या फिर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड ये जो अट्रैक्शन है, नेट अट्रैक्शन, उसे क्या कहते हैं हम, जेड इफेक्टिव। क्या कहते हैं हम उसे, जेड इफेक्टिव। ओके जी, ये तो हो गई आपकी छोटी सी बात। उसके बाद अब ये जेड इफेक्टिव आपका कहाँ वैरी करता है, ये जो आपका जेड इफेक्टिव है वो आपको लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट यानी कि आपके कहाँ जाने पर बढ़ता है, पीरियड में जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करोगे तो जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो आपका इफेक्ट कहाँ पर इंक्रीज होता है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। कहाँ पर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम में। एटॉमिक साइज, अब जब हम इस ट्रेंड पर आ जाते हैं एटॉमिक साइज, तो मैं आपको और एक बात बता दूंगी, ये जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज के साथ ये जेड इफेक्टिव अपना रिलेशन शो आउट करता है। यानी कि लेफ्ट टू आर अगर साइज इंक्रीज हो रही है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होता होगा, इसका जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा होगा। ओके, जेड इफेक्टिव इसका क्या हो रहा होगा, हमारे पास जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता हुआ नजर आता है हमारे पास। ओके, अब जब बारी स्क्रीनिंग बात की आती है तो टॉप टू बॉटम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। ऐसा क्या होता है कि टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है,
अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में कोई शेल इंक्रीज नहीं होते, बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी ग्रुप की करती है तो उसमें एक एक शेल इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है? शेल। एंड जैसे जैसे इसमें ये शेल इंक्रीज होती चली जाएगी तो इसकी दीवार जो है वो अच्छी खासी स्ट्रांग होती चली जाएगी। जब ये दीवार अपनी स्ट्रांग होती चली जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। किस, कहाँ पर? शेल में। क्योंकि जब हर एक शेल में एक एक शेल इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये सब पूछना अच्छे से ध्यान में आ गया होगा, अपने दिमाग में प्रिंट आउट हो चुका होगा। एटॉमिक साइज में क्या है? अभी बताया कि एक एक हमारे शेल ग्रुप में इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमारे ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज क्या हो रही है हमारे पास? इंक्रीज हो रही है ग्रुप में। कहाँ पर इंक्रीज हो रही है? ये ग्रुप में इंक्रीज होती है। तो ऑफकोर्स पीरियड में क्या होती होगी? डिक्रीज। एंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर हमारी साइज यहाँ पर घट रही है पीरियड में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? हमारे पीरियड में इंक्रीज होगी एंड ग्रुप में क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ये हो गया उसका ट्रेंड। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है। यस, आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर नोट कर लेके कुछ भी अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप पहले मेरी बात अच्छी से समझ लेना, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। मैं आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगी, लेकिन पहले आप मेरी बातों से बात समझो। मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ, आपको गेन कर पा रहे हो क्या नहीं, वो मुझे पहले आप समझने दो। पहले मैंने क्या बताया आपको? जेड इफेक्टिव। क्या होता है जेड इफेक्टिव? एक शेल है, ये उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन भी उस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ये बीच में जो शील्ड है रेड कलर की, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत दूर चले जा रहे हैं फिर से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ये जो शील्ड कर रहा है इसे कहा जाता है स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन या फिर शील्डिंग इफेक्ट। एंड इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड ये जो हमारा नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है, यह अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका एक नेट फोर्स हमें मिलता है। क्या मिलता है जी? नेट फोर्स। इस नेट फोर्स को क्या कहा जाता है? इसे नेट फोर्स को हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आपको कोई भी पूछे तो आप इस तरह से बता देना, वो सामने आपका अच्छा से समझ जाएगा कि इसे बाबा आता है। ओके, अब जो आपके एटॉमिक साइज है उसके बारे में बता दिया है। एक सादी कॉमन सेंस है, जब आप ग्रुप से जा रहे हो देख लेना आपने पीरियोडिक टेबल में, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, हली, ना, की, रब से ये सीजियम तक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाना, आपको एक शेल इंक्रीज हुई नजर आएगी। जब यहाँ पर एक शेल इंक्रीज हो रही है तो यानी कि इसकी साइज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि ग्रुप में क्या होता है? आपकी साइज इंक्रीज होती है एंड पीरियड में डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी उस पर इनवर्सली वैरी करती है, यानी कि वो पीरियड में इंक्रीज होगी एंड ग्रुप में डिक्रीज होती है। ओके, नोट डाउन कर लो इतना। चलो नोट इट डाउन। यस, अब उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? अब उसके बाद हम एक एक ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे। हमारा सबसे पहला ट्रेंड है दैट इज द एटॉमिक साइज। क्या ट्रेंड है सबसे पहला? हमारा एटॉमिक साइज। ओके, आप सबने नोट कर लिया होगा, वैसे इरेज कर ही देती हूँ। चलो, आपने हेडिंग डाल ली होगी। क्या हेडिंग है हमारी आज की? अब हमारा आज का पहला टॉपिक है दैट इज द एटॉमिक साइज। क्या है?
एटॉमिक साइज। ये किस तरह से वैरी करती है, हमें इसमें क्या क्या देखना है, वो सब कुछ हम इसमें देख लेंगे। चलो आप तब तक 3D सीरीज को लिख लो अपनी कॉपी में। क्या है हमारे 3D सीरीज का न्यूमोनिक? स्कटिवक्रमण फैकोणी गुंजन। क्या है? स्कटिवक्रमण फैकोणी गुंजन। ओके जी। स्क टी वक्र मन फैकोनी कुंजन। स्कटी वक्रमण फैकोणी कुंजन, यह क्या है? आपका ट्रेंड है जी। ये क्या है? आपकी सब कुछ एक 3D सीरीज है। इस सीरीज में हम किसकी बात करेंगे? एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की सबसे पहले हम बात करेंगे। अब एटॉमिक साइज पीरियड में क्या होती है? डिक्रीज होती है। पीरियड में क्या होती है? डिक्रीजेस। ओके जी, पीरियड में डिक्रीजेस। उसके बाद इसका जो जेड इफेक्टिव है, वो जेड इफेक्टिव कहाँ पर इंक्रीज होता है? जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस इन द, यस, आपका जेड इफेक्टिव कहाँ डिक्रीज होता है? टॉप टू बॉटम में। कहाँ पर? टॉप टू बॉटम में। एंड इंक्रीज कहाँ पर होता है? आपकी पीरियड्स। पीरियड में आपको क्या होता है? इंक्रीज होता है आपका ये जेड इफेक्टिव। ओके जी। अब जब ये पीरियड में इंक्रीज होगा, ये पीरियड में इंक्रीज होगा, तो आपकी साइज क्या होगी? साइज घटेगी। आपकी साइज यहाँ पर घटेगी, यानी ये जेड इफेक्टिव आपकी साइज को किस तरह से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आती है। आप जब भी कभी डी ब्लॉक के कौन सा भी ट्रेंड आप ट्राई करोगे, आप कौन सा भी ट्रेंड पढ़ोगे, तो आपको उसमें इर्रेगुलरिटीज दिखेगी। क्या दिखेगी? इर्रेगुलरिटीज आपको दिखने वाली है। वो क्यों दिखेगी? क्योंकि जो एस एंड डी का एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या कम है? उसका एनर्जी गैप। जब ये एनर्जी गैप कम है तो उसमें जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी वो मूव आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ओके, आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब इसमें क्या है? आपका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम है। किस किस के बीच? एस एंड डी के बीच में। इसीलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जाकर शिफ्ट हो सकता है, इसीलिए हमें इरेगुलरिटीज दिखेगी। अब हमें क्या पता है? जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जेड इफेक्टिव पीरियड में इंक्रीज होता है, यानी कि जो कुछ भी हमारे साइज में ऑर्डर बननी चाहिए थी वो इस तरह से बननी चाहिए थी। यस, या फिर किस तरह से बननी चाहिए थी? इसी तरफ से हमारी ये ऑर्डर बननी चाहिए थी। लेकिन अप टू दैट, अप टू यमन तक यही ऑर्डर हमारी सही रहेगी। इसके बाद एफी कोनी यानी कि फे कोनी में क्या हो जाएगी? हमारी ऑर्डर कांस्टेंट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एंड कॉपर एंड जिंक में वो इंक्रीज होती हुई हमें नजर आएगी। कॉपर एंड जिंक में हमें वो क्या होगी? इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब जब हम बात कर ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होती है? कम होती है। ये लो जी, साइज हो गई आपकी कम। साइज क्या हो गई? कम हो गई। फेकोनी के बाद कांस्टेंट, एंड कुंजन के बाद यहाँ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब ये इस तरह से क्या क्यों हुआ होगा? अब जब जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक ट्रेंड में आपको बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है यहाँ पर। अब जब ये काम हो रहा था तो आप सभी को पता है कि जब ये शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट है आपका, ये शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा खास काम करता है। एस पी, उसके बाद डी एंड एफ। एस पर बहुत ज़्यादा है, पी पर उस पर कम है, डी पर एंड एफ पर तो पोर शील्डिंग इफेक्ट है। क्या है? पोर शील्डिंग इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ अब कि जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहे हो,
अगर सामने वाला बच्चा वैसे जितना अटैच है उतना पीछे वाला है क्या? नहीं। अगर पीछे वाला बच्चा ट्यूशन से बाहर भी पड़ जाए तो मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन सामने वाला बच्चा हल भी नहीं सकता है क्योंकि मैं उसके सामने प्रेजेंट हूँ वहां पर। इसीलिए इसी तरफ से क्या होता है यहाँ पर, जब ये डी के इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही डी जो है वो उसका शेप बहुत ही छोटा है, एंड इसका शेप छोटा होने के कारण उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या करता है, प्योर शील्डिंग इफेक्ट इसका बहुत कम है। इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इसके ये जो हमें ट्रेंड है उस एटॉमिक साइज में ये हमें देखने को मिलता है। ये हो गया आज का आपका पहला ट्रेंड। अगर आपको इस शील्डिंग इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो उसे नोट डाउन कर लेना। यस, उसे भी नोट डाउन साथ ही साथ कर लेना। यस, आई थिंक लाइट आपकी आ गई है। यस, तो आपको अब अच्छे से क्लियर नजर आ रहा होगा। यस, यस, इज इट क्लियर नाउ? यस, ओके जी, ये होगा आपका पहला ट्रेंड एंड उसकी ये ऑर्डर। ओके, चलो अब सेकंड ट्रेंड की बात करते हैं। वो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका तो आपको पता है ये क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको अब डिटेल में एक एक पॉइंट समझाऊंगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब भी हमें कोई एटम, गैसियस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आइसोलेटेड कंडीशन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि हमें आइसोलेटेड कंडीशन में गैसियस स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने को कितनी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। या कभी कभार आपको यहाँ पर एंथैल्पी ये वर्ड भी दिखाई देता है। एंथैल्पी दिख जाए तो डरना बना है हमारी क्लास में। ओके जी, अब पहला पॉइंट, ये जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अभी बताया है, अभी हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर फॉर partially filled and half filled ऑर्बिटल, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो हमें पता चल ही गया है। अब इसका ट्रेंड क्या है हमारी 3D सीरीज में? 3D सीरीज में इसका ट्रेंड क्या है? स्कटी वक्र मोनोफे कोनी कुंजन, स्कटी वक्र मोनोफे कोनी कुंजन। ओके, हम ये सारी की सारी इसी लाइन में बैठाने की कोशिश करेंगे। स्कटी वक्र मोनोफे कोनी कुंजन। ओके जी, अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि 2, 6, 7 पर आपका क्या है? चेंज आ रहा है। 2, 6, 7 पर चेंज आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ बताया मैंने आपको? 2, 6 एंड 7 पर क्या हो रहा है? आपका चेंज आ रहा है। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपके पास ज्यादा है। दैट इज द फॉर्म जिंक, कैडमियम एंड Hg।
अब ये क्यों है वो आपको समझ गया होगा, नहीं समझा है तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 2 वो आपके लिए ज़्यादा है, दैट इज़ फॉर क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एंड कॉपर इसके लिए क्या है, मोर है। यहाँ पर भी क्या है, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर है। अब इस ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई है। इसी बात का जो एप्लीकेशन है वो इन दोनों पर है। ओके जी, अब 267 में चेंज किस तरह से आ रहा है, किस तरह से चेंज आ रहा है। आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में आपकी इंक्रीज होती है, ये सभी को पता है जी। यस, पीरियड में तो इंक्रीज होती है। ओके, अब जब पीरियड में इंक्रीज होगी तो ये 267 को छोड़कर बाकी सब तरफ इंक्रीज होगी। बाकी सब तरफ क्या होगी, इंक्रीज ही शो होगी। मैं आपको ब्लैक पेन से नोट आउट कर देती हूँ। ये देखो, Mn के बाद आपको Fe को भी इसी तरह से शो करना है। यस, ये क्या हो गई, आपकी इंक्रीज हो गई। एंड जहाँ जहाँ पर ये एन सर्कल्स है वहाँ पर ये डिक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी, डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है आपको। यस, ये आपका ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब इस तरह पर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक, कैडमियम, Hg की ये ज़्यादा क्यों है। जब भी हम जिंक, कैडमियम एंड Hg की, दैट इज जिंक का नंबर है हमारे पास 21, 20, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 80। यस, यही हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। आप जब इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखोगे तो क्या आएगा, 3d10, 4d10, 5d10, 3d10, 3d10। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, यस 3d10, 4s2, 3d10, 4s2 है। इसके बाद क्या है, 3d10, 4s2, 3d10, 4d10 सॉरी 5s2 है। एंड इसके बाद क्या है, 5d10, 6s2 हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। जब मैं इसे जिंक में से 2+ में निकालूंगी तो 10, इसमें भी 10 10 रहेगा। यानी कि हमें कभी इसकी हाफ फील्ड या फिर Z2+ कहीं भी दिखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, कभी भी फुल फील्ड ही दिखेगी। किस तरह से दिखेगी, फुल फील्ड ही दिखेगी। एंड हमने अभी भी लिखा है पार्शियली फील्ड एंड हाफ फील्ड फॉर पार्शियली फील्ड, सॉरी फुल फील्ड एंड पार्शियली फील्ड के लिए, फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड के लिए क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होती है। यही दोनों रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब क्रोमियम एंड कॉपर में हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो मैंने कल बताया था कि आपके एक्सेप्शनल केसेस है, तो इसी एक्सेप्शन केस के अनुसार इसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी 2 बहुत ज़्यादा होती है आफ्टर द रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैम। ओके जी, इस तरह से ये है आपका आज का लेक्चर। उसके बाद अब रिमेनिंग ट्रेंड्स है जो कि हम अब कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम कल के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, अब हम कल के लेक्चर में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। एंड अगर हो गया तो हमारा कल हम एटमाइजेशन एनर्जी के भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस अच्छे वीडियो आपके पास आती रहे एंड आपको इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रखना नहीं पड़े, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो चलो फिर बाय बाय, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो। बाय।